दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ एक और अच्छा क्वेश्चन लेके। जैसे कि आप लोगों ने शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा, ये है आज का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल सेम मास के सिलेंडर्स हैं जिनके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इसका है 2 म्यू, इसका है 3 म्यू, और एक टाइम वेरिंग फोर्स लग रही है जो म्यू और मास वेट के टर्म्स में है, म्यू एम जी टी। और क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हमको मान लेना है कि फोर्स इस पे t इक्वल टू 0 पे चालू होती है, तो किस टाइम पे पहला सिलेंडर स्लिप करेगा, किस टाइम पे दूसरा सिलेंडर स्लिप करेगा और किस टाइम पे तीसरा सिलेंडर स्लिप करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अगर हमको पहले से पता रहेगा कि स्लिपिंग क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, तो थोड़ा सा आसान रहेगा। नहीं पता होगा तो सॉल्व करते वक्त मैं थोड़ा थोड़ा समझा दिया करूँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तीनों सिलेंडर का और उनको एनालाइज करते हैं। तो पहला सिलेंडर जो है, पहला सिलेंडर ये है, इसके सेंटर पे इधर की तरफ फोर्स लगेगी म्यू एम जी टी। ये सिलेंडर पहला सिलेंडर जो है वो दूसरे सिलेंडर से कांटेक्ट में है इस समय। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगी। ये वाला इस पे लगाएगा और ये वाला इस पे लगाएगा। मान लेते हैं वो नॉर्मल फोर्स है N1। तो और क्योंकि ये रफ फ्लोर पे रखे हैं तो इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। मान लेते हैं कि भी फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, ये फोर्स इस पूरे पार्टिकल, इस पूरे मास को आगे बढ़ाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है जो कि इस समय ग्राउंड के टच में रहेगा, वो आगे जाने की कोशिश करेगा। मतलब ग्राउंड पे अगर कोई खड़ा होगा तो उसको दिख रहा होगा कि जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला पॉइंट है जो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है और फ्रिक्शन इसी चीज़ को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन नेचुरली पीछे लगेगा। तो इस पे फ्रिक्शन को यहाँ पे लगा देते हैं एफ एस कह के। ये बन गया हमारा पहला सिलेंडर। अब आइए देखते हैं दूसरे में क्या होता है। ये है दूसरा सिलेंडर, इस पे लगेगा N1 इस वाले कांटेक्ट की वजह से, और इस पे एक और फोर्स लगेगा। ये दोनों सिलेंडर कांटेक्ट में है, तो ये इस पे एक नॉर्मल लगाएगा और ये इस पे एक नॉर्मल लगाएगा। मान लेते हैं उसको N2, तो ये आ जाएगा N2। जो इस पॉइंट के साथ हुआ था वही इस पॉइंट के साथ होगा, तो नेचुरली क्या होगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। इसको Fs2 कह देते हैं और इसको अभी के लिए Fs1 कह देते हैं। और जो तीसरा सिलेंडर है उस पे ये N2 आगे लग रहा होगा और Fs3 पीछे लग रहा होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम में कंस्ट्रेंट क्या रहेगा। अभी जब हम धीमे धीमे फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन अकॉर्डिंगली चेंज करेगा, जिसके कारण स्लिपिंग ना हो। मतलब फ्रिक्शन टाइम के साथ चेंज होगा जिससे जो हमारी स्लिपिंग है वो प्रिवेंट हो सके और रोल हो सके। लेकिन इसकी एक लिमिट है, वो लिमिट डिसाइड करता है ये म्यू। फ्रिक्शन जो है वो हमेशा लेस देन होगा, इक्वल टू होगा एफ लिमिटिंग के। एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू एन। एन जहाँ पे नॉर्मल हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस होता है, इस केस में कोई भी इस वाले प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में कोई मोशन नहीं है, तो ये नॉर्मल हमेशा वेट के बराबर आएगा, जो कि आएगा म्यू एम जी। तो जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा म्यू एम जी के बराबर या उससे छोटा होगा। स्टार्ट जब करेंगे तब ये फ्रिक्शन अपनी वैल्यूज को अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। अभी जो ये फोर्स है, अगर हम इस पूरे तीनों रोलर्स को 1 मिनट के अगर हम अपना सिस्टम मान लें, तो हम क्या देखेंगे कि ये एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स न्यूटन्स लॉ से हम लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल हमेशा बराबर होता है m इंटू ए सी एम, मतलब इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के। तो अगर हम इस पूरे को 1 मिनट के सिस्टम मान लें तो ये जो फोर्स होगा ये तीनों को ही सेम एक्सेलरेशन से आगे लेके जाएगा। मतलब ये तीनों सेम ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे। अभी के लिए उसको ए मान लेते हैं, तो ये भी ए से आगे जाएगा
ये भी ऐसे आगे जाएगा, ये भी ऐसे आगे जाएगा। जब हम धीमे धीमे फोर्स को बढ़ाएंगे तो इसका फ्रिक्शन बढ़ेगा। ये फोर्स तो सीधे सेंटर पे लग रही है, तो सेंटर के अबाउट इसका टॉर्क तो जीरो आएगा, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो ग्राउंड से लग रहा है, तो उसका जो है जो टॉर्क होगा वो कुछ आएगा, जिसके कारण इसके पास ये एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी, इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी, और इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी, और वो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगी तीनों में, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि जो भी हमारा सिस्टम हो वो हमेशा रोल करे, स्लिप ना करे। तो इसके पास भी एक अल्फा होगा ऐसे, एक अल्फा होगा ऐसे, और इसके पास भी एक अल्फा होगा ऐसे। जनरली हम अल्फा को यूज करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए और ए को यूज करते हैं ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन के लिए। तो आइए सबके न्यूटन्स मोशन की इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले के लिए हम लिख सकते हैं, अच्छा एक चीज और, ये जो फ्रिक्शंस होंगे Fs1, Fs2 और Fs3 ये भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि तीनों की एक्सेलरेशन बराबर है। इसका ये मतलब है कि जो फ्रिक्शन होगा वो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन सब में प्रोड्यूस करेगा रोलिंग को कराने के लिए, और इन्हीं फ्रिक्शन के डिफरेंस के कारण ही स्लिपिंग होगी। आइए देखते हैं कैसे। तो पहली इक्वेशन जो आएगी वो आएगी म्यू एम जी टी माइनस N1 माइनस Fs1 इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन आएगी N1 माइनस N2 माइनस, अभी Fs2 लिखिए चाहे Fs1 लिखिए, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है कि Fs1 Fs2 और Fs3 बराबर है। तो इसको चलिए Fs1 ही लिख देते हैं, आसानी रहेगी पढ़ने में। ये भी Ma होगा, इसमें लग रहा है N2 माइनस Fs3 और ये भी Ma होगा। ये तीन इक्वेशन आ गई हैं। अब हमको एक टॉर्क की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। टॉर्क की इक्वेशन हम किसी में भी लिख सकते हैं, सबसे आ जाएगा, लेकिन मैं इसमें लिख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा आसान है। तो हम इस पॉइंट मान लेते हैं, इसको O कह देते हैं, इसके अबाउट टॉर्क लिखते हैं। तो इसके अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, तो Fs1 टॉर्क होता है R क्रॉस F, तो ये आ जाएगा R क्रॉस F। हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ये R है, तो राइट हैंड थंब रूल को यूज करके ऐसे टॉर्क आएगा अंदर की तरफ। टॉर्क अंदर की तरफ आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वो आगे कभी कोई एक्सियल क्वेश्चन हम करेंगे तो काम आएगा। तो Fs R sin 90 इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोलर अबाउट O इंटू अल्फा। तो Fs1 इंटू आर साइन 91 होता है आई नॉट। अब हमको यहाँ पे ये सॉलिड सिलेंडर्स दिए हैं, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर सेंटर होता है mr²/2, तो ये आ जाएगा mr²/2 अल्फा। अच्छा, अब इसमें हमको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंस्ट्रेंट क्या होता है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंस्ट्रेंट होता है कि ये जो पॉइंट है जो कि ग्राउंड से कांटेक्ट में रहेगा, हर पॉइंट पे, हर टाइम पे ये पॉइंट जो है रेस्ट पे रहेगा। तो अगर ये एक्सेलरेशन ए से है, ये अल्फा से है, तो इस पॉइंट की ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन होगी ए आगे की तरफ, और ये अल्फा आर होगी पीछे की तरफ। तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन A0, इसकी एक्सेलरेशन होगी A माइनस अल्फा आर। ये एक्सेलरेशन और जहां पे ये कांटेक्ट पे है ग्राउंड पे, उसकी एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड इस समय रेस्ट पे है, तो इसकी एक्सेलरेशन 0 है, तो ये भी 0 होनी चाहिए। तो A इक्वल टू अल्फा आर, ये आ गया हमारा कंस्ट्रेंट रोलिंग के लिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट की एक्सेलरेशन हमेशा 0 हो। अगर ये ग्राउंड ऐसे मूव कर रहा होता है A1 से, तो हम कहते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन A1 होनी चाहिए, 0 नहीं। वो आगे कभी कोई क्वेश्चन लेंगे तो पता चल जाएगा। तो अल्फा आ रहा है हमारा A/R, इसको अगर हम यहाँ रख देंगे तो Fs1 इक्वल टू mr²/2 A/R। ये r² इस r और इस r से कट जाएगा, यहाँ से हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई Fs1 इक्वल टू ma/2।
अब हमारे पास जो ये 3 इक्वेशन आई थी, इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये तीनों कट जाएंगे, और ये तीनों क्योंकि इक्वल है तो ये 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा म्यू एम जी टी माइनस 3FS1। ये MA 3 बार है तो 3MA आ जाएगा। ये यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू एम जी टी इक्वल टू 3FS1, और MA को हम यहाँ से 2FS1 लिख सकते हैं। ये 3MA है तो 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो प्लस 3MA है तो 6FS1। तो हमको यहाँ पे FS1 मिल गया, जो कि होगा म्यू एम जी टी बाय 9। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इक्वेशन हमें बता रही है कि टाइम के साथ जो फ्रिक्शन लगना चाहिए वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे ये वैल्यू इंक्रीज करेगी ये पूरी वैल्यू इंक्रीज करेगी। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? ये जो रोलर है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन ले सकता है म्यू एम जी का, ये ले सकता है 2 म्यू एम जी का, और ये ले सकता है 3 म्यू एम जी का। बस आप बात समझ गए। फ्रिक्शन पहले रोलर में म्यू एम जी से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये चाहे टाइम बढ़ तो ये इरेलेवेंट हो जाएगा, रिटर्डेंट हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर हम सिलेंडर 1 को देखें तो उसका FS1 जो है म्यू एम जी टी बाय 9 वो लेस देन या हमेशा इक्वल रहेगा म्यू एम जी के, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि F लिमिटिंग म्यू एन होता है, एन इस केस में एम जी है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं ले सकता। तो ये म्यू एम जी कट जाएगा, तो T ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि 9 सेकेंड पे सिलेंडर 1 अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन ले चुका होगा। 9 सेकेंड से जैसे ही थोड़ा टाइम आगे बढ़ेगा, 1 मिली सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, वैसे ही ये फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन ये फोर्स जो है वो फोर्स बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन से फोर्स बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ये जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है ये होनी बंद हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो ये पॉइंट है इसकी आगे की तरफ एक्सेलरेशन तो बढ़ जाएगी, लेकिन अल्फा आर कम रह जाएगी। A माइनस अल्फा आर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये पॉइंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ भागने लगेगा। तो क्या होगा कि नीचे वाला पॉइंट स्लिप करने लग रहा होगा, वो साथ में नहीं जाएगा, वो स्लिप कर जाएगा। उसी तरह अगर हम दूसरे का सिलेंडर 2 के लिए निकालना चाहे, C2 कह दें उसको, तो उस केस में म्यू एम जी टी बाय 9 लेस देन इक्वल टू होगा 2 म्यू एम जी के। म्यू एम जी कट गया तो T लेस देन इक्वल टू 18। मतलब 18 सेकेंड के 1 मिली सेकेंड छोटा टाइम DT टाइम बाद क्या होगा? दूसरा सिलेंडर में सेम चीज होने लगेगी जो पहले में हो रही थी। तीसरे के लिए निकाल लेते हैं। तीसरे के लिए म्यू एम जी टी बाय 9 3 म्यू एम जी से कम रहेगा। म्यू एम जी कट गया, T लेस देन इक्वल टू 27 सेकेंड बाद। मतलब 27 सेकेंड के बाद तीनों सिलेंडर स्लिप कर रहे होंगे, रोल नहीं कर पा रहे होंगे। तीनों स्लिप करते हुए आगे बढ़ेंगे, रोल नहीं करेंगे, और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तीनों में ले लेगा, और तब भी ये अप्लाइड फोर्स बढ़ती रहेगी। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। मैं ऐसे ही वापस आऊँगा और क्वेश्चंस के साथ। तब तक कि मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और थैंक यू।